ओके क्लास, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू किया हुआ है और हमारी कुछ ब्रांचेस रह गई हैं, उनको हम प्रोसीड करते हैं। ब्रांच नंबर 5 हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? अच्छा देखिए, इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम इंडस्ट्रीज़ क्यों लगाते हैं, वाई वी इंस्टॉल्ड इंडस्ट्री। देखें, आप जानते हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो उनके डिज़ायर्स, उनके रिक्वायरमेंट्स भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है? देखें, industrial chemistry is the branch of chemistry in which we prepare या manufacture the chemical compounds on the commercial scale। हम commercial scale के ऊपर जाके manufacturing करते हैं, produce करते हैं किसको, chemical compounds को। like हमारे पास ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, NH3, सोडियम है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे हम करते हैं कमर्शियल स्केल पे। अब हमारे पास जो ये मैंने कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हैं, ये अगेन हमारे पास डिफरेंट क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अमोनिया NH3, आप जानते हैं ये हमारे पास किस में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र में, खाद में। खाद जो हमारे पास होती है, कीमियाई खाद। अब इसका हमारे पास यूज़ क्या है कि ये हमारे पास प्लांट्स या जो क्रॉप्स की यील्ड होती है उनको इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, मैंने बताया है कि पॉपुलेशन डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो उनके खाने पीने की भी तो चीज़ें इंक्रीज करेंगी। तो उनको फुलफिल करने के लिए हम जो क्रॉप्स की यील्ड होती है उसमें खाद डाल देते हैं, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो एक तो रैपिड भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो सोडियम है, ये हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा हमारे पास सोप की इंडस्ट्री में है, डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में है, और बहुत सारे हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास सोडियम का यूज़ है। क्लोरीन हमारे पास किस में यूज़ होता है? क्लोरीन हमारे पास ना सैनिटेशन में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? हमारे सीवेज सिस्टम में जो है ना माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, बहुत आप कह लें कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स वगैरह, हुकवर्म वगैरह। तो हमारे पास जब हम वो पानी पी लेते हैं तो हमारे अंदर डिफरेंट डिसीजेस कोज हो जाती है। तो उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रिड्यूस किया जा सके, उनको मारा जा सके। इसके अलावा हम स्विमिंग पूल की क्लीननेस भी जो है वो क्लोरीन से करते होते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास जो है, और हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये सारा का सारा हमारे पास जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास किसका है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। अच्छा, अब ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा अभी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे जाके आपको इसके बारे में और क्लियर करूँगा कि इसके ड्रॉबैक्स एक्चुअली क्या हैं। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, ब्रांच नंबर 6 हमारे पास, वो हमारे पास है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हमारे पास, ये एक वर्ड है न्यूक्लियस जिससे ड्राइव हुई है, और एक और टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी? हमने इसको अंडरस्टैंड करना है। न्यूक्लियस का हमें पता है, रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है। आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास नेचर में कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो कि हाईली अनस्टेबल हैं। अब हाईली अनस्टेबल कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर 83 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि सारे ही एटम्स जो है वो हाईली अनस्टेबल है। लाइक हम बात कर रहे थे यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। तो देखें 83 से बड़ा है। अब यूरेनियम जो है ये कंटिन्यूसली अपने अंदर से डिफरेंट तरह की जो रेजेज है उनको मिट कर रहा होता है। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, मैनी मोर रेज हमारे पास। तो ये रेजेस को मिट करता रहता है, रिजल्ट में डीजनरेट हो रहा होता है, डीकम्पोज हो रहा होता है। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म होता है इसको तो हम कह देते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट क्या है? ये हम जो है इसका जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट ये है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखें, जब कैंसर की डिसीज कोज होती है तो कैंसर की डिसीज में हमारे पास जो
सेल्स की डिवीजन होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। और उस प्रोसेस को या उस मैकेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज रेडियो थेरेपी, उसको हम रेडियो थेरेपी कहते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स में भी इसका इस्तेमाल है, ट्यूमर्स में भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो पावर स्टेशन होते हैं, बिजली घर, वहाँ पे भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है आप कह लें कि उसका बड़ा एक इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि हम बिजली भी जो है वो इसके मदद से बना सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। और इसके अलावा सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं, फिजन रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस, ये सारे के सारे भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो हमारे पास है ब्रांच नंबर 7, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या, देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से भी इंडिकेट कर रहा है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती हो या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हो। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ना हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन कंपोनेंट्स एंड सेकंड वन हमारे पास पीपल इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। हमारे इफेक्ट्स इन्वायरमेंट पे क्या हैं। अब कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं बायोटिक और एक हमारे पास होते हैं एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होते हैं, देखें बायो मीन्स लाइफ, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इवन मोर ज़्यादा जितने भी हमारे पास हैं, वो सारे के सारे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एबायोटिक, एक का मतलब नॉट, यानी कि नॉन बायोटिक, जो बायोटिक नहीं होते। एक्चुअली एबायोटिक जो होते हैं वो बायोटिक के ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास टेम्परेचर है, इसके अलावा प्रेशर है, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो बायोटिक्स के ही कंपोनेंट्स हैं। देखें हमारी बॉडी वाटर से मिलके बनी हुई है, ठीक है, 70% वाटर है हमारी बॉडी में। हम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होता है, एटसेट्रा वगैरह। तो ए बायोटिक्स हमारे पास बायोटिक्स के ही क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीपल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। मैं आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ा के आया हूँ, हमने वहाँ पे एडवांटेजेस देखे थे कि हम अपने डिज़ायर्स को तो फुलफ़िल करवा लेते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नो डाउट वो हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका हमारी डेली लाइफ की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आप कह लें कि इफ़ेक्ट हो चुका है। जैसे मैं सिंपल बात करूँगा कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। अब देखें हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स यही इनहेल करते हैं। अब हो क्या रहा है, अब आप जानते हैं कि आजकल हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात की कटाइयाँ हो रही हैं। अब जब जंगलात की कटाई हो रही है यानी कि प्लांट्स वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आबादी तो बढ़ती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में उसी रेट से बल्कि उससे डबल रेट से हो गया, लेकिन जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेट है, यानी कि जब वो प्लांट्स अपने अंदर ट्रैप करते थे, अब वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोब है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक नॉर्मल लेवल से इंक्रीज कर जाए उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये सारा का सारा हमारी इंसानों की ही कारस्तानी है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हमारे पास, सॉरी। अब आप जानते हैं कि अर्थ के ऊपर हमारे पास एक लेयर है ओजोन 3, ठीक है, O3 हमारे पास जो है ओजोन का फॉर्मूला, ओजोन की हमारे पास लेयर है। अब हमारे पास ये जो ओजोन की लेयर है इसका काम क्या होता है, आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारा सन, जिससे डिफरेंट तरह की रेजेस निकलती हैं, यूवीज रेज, सोलर विंड रेज, और हमारे पास कॉस्मिक रेज, हीट रेज, मैनी मोर रेज। अब ओजोन का फंक्शन क्या होता है कि इनको, ये जो रेज सन से आ रही हैं हमारे पास, इनको ये रोकता है, यानी कि ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता। क्यों, क्योंकि इनका हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे यूवी रेज है, ये अगर ज़मीन पे पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर कोज हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ सकते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारी डिसीजेज हैं। तो ओजोन जो है ये एज ए स्क्रीन या शील्ड के तौर पर वर्क कर रहा होता है, यानी कि उनको प्रिवेंट करता है। लेकिन आजकल जो हम अपने CFCs का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहले के दौर में CFCs का इस्तेमाल होता था रेफ्रिजरेटर्स में
और हमारे पास आप कह लें कि जितने भी कूलिंग एजेंट्स हैं जैसे एसी हो गए, तो वो इसको जाके क्या कर रहे थे, डिप्लेट कर देते होते थे, यानी कि इसके अंदर होल क्रिएट कर देते होते थे। अब वो जो होल क्रिएट होते थे, अब जब ये होल क्रिएट हो गए थे तो जो सन से आने वाली रेस थी वो इजीली कहाँ तक पहुंच जाती थी, अर्थ तक पहुंच जाती थी, और लोगों को डिफरेंट डिसीजेज से आप कह लें कि उनको डिफरेंट डिसीजेज को फेस करना पड़ता था। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इफेक्ट है और ये हम लोगों की वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हमारी लास्ट ब्रांच है, बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास हमारी ब्रांच नंबर 8, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, देखें एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, आप सेपरेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट वन सेपरेशन एंड सेकंड वन हमारे पास आप एनालिसिस करते हैं। सेपरेशन मींस जुदा करना, अलहदा करना, और एनालिसिस मींस तज्जिया करना। अब एनालिसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमारे पास होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है कि वो जो मैटर है वो हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या है, लाइक वाटर है, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, जब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास उसकी है क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि ये डिपेंड करती होती है उस सब्सटेंस की, उस मैटर की कंपोजिशन के ऊपर। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो ये होते हैं कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं सैंपल की, कि हमारे पास जो सैंपल है कि वो किसका है, यानी कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। और क्वांटिटेटिव में हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे पास उसकी कंपोजिशन क्या। देखें हमारे पास जब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, तो इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जब ये वाला प्रोसेस हो जाता है एट द एंड हम उसकी क्या कर लेते हैं, इजीली सेपरेशन कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।